हेप्टेन ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बज़ाते खुद इम्यूनोजेनिक नहीं होते, लेकिन ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हेप्टेन स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, लेकिन कुछ हाई मोलेकुलर वेट के न्यूक्लिक एसिड्स भी हेप्टेन के तौर पर सामने आते हैं। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि पेंसिलिन्स हैं डिफरेंट टाइप की, वो हेप्टेन्स हैं। या इसी तरह से कैटेकोल है जो कि प्लांट के ऑयल में मौजूद हो सकता है, और ये अगर किसी भी बंदे को इससे एलर्जी है और वो इस प्लांट ऑयल को टच कर ले तो उस पर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि पॉइजन ओक या पॉइजन एवे टाइप के जो रिएक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, वो रैश अपीयर होता है सरफेस के ऊपर। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पॉइजन एवे का या पॉइजन ओक का जो रैश है वो सरफेस के ऊपर किसी भी बॉडी सरफेस पे ये एक एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे अपीयर हो सकता है। सो ये जिस प्लांट ऑयल की वजह से होता है जो कि कैटेकोल है, वो भी एक हेप्टेन ही है। हेप्टेन्स इम्यूनोजेनिक नहीं होते बिकॉज ये हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते। अब हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट ना कर सकने की वजह ये होती है क्योंकि ये एमएचसी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते, और जब तक कोई मॉलिक्यूल एमएचसी प्रोटीन के साथ बाइंड हो के टी सेल के सामने प्रेजेंट नहीं होता, उस वक्त तक टी सेल्स की एक्टिवेशन पॉसिबल नहीं होती। मतलब अगर एमएचसी प्रोटीन्स हैं उनके साथ कोई मॉलिक्यूल, कोई एंटीजन आके अटैच होगा तो ही टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेप्टेन्स एमएचसी प्रोटीन्स के साथ बाइंड क्यों नहीं करते। इसकी ये रीज़न होती है कि जो हेप्टेन्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स नहीं हैं, और एमएचसी प्रोटीन के साथ जो अटैचमेंट होती है जिन एंटीजन्स की, और जो फिर प्रेजेंट किए जाते हैं टी सेल के सामने और वो टीसीआर के साथ अटैच होते हैं, उनका पॉलीपेप्टाइड होना ज़रूरी होता है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि हेप्टेन्स जो हैं ये यूनिवेलेंट हैं। सो यूनिवेलेंट होने की वजह से ये डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते। अकेले हेप्टेन्स प्राइमरी या सेकेंडरी रिस्पॉन्स खुद से स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। सो अगर इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करना दरकार है तो क्या होगा कि सबसे पहले जो हेप्टेन्स हैं ये कोवलेंटली कैरियर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे, और फिर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन का, ये जाके किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करने की कैपेसिटी रखता है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा। इस प्रोसेस में होगा क्या कि हेप्टेन्स जो हैं वो आईजीएम रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बी सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी आईजीएम टाइप की जो एंटीबॉडी है वो मौजूद होती है, जो कि बी सेल रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती है, और इस आईजीएम रिसेप्टर के साथ आकर हेप्टेन कैरियर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो अटैच होगा। जब ये अटैचमेंट होगी तो हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन के कम्प्लेक्स को इंटरनलाइज कर लिया जाएगा। बी सेल इसको इंटरनलाइज करेगा, और उसके बाद जो कैरियर प्रोटीन है इसके पेप्टाइड को सेल की सरफेस पे प्रेजेंट किया जाएगा। अब सेल की सरफेस पे प्रेजेंट करने के लिए यकीनन हमें मालूम है ऑलरेडी कि जब भी पेप्टाइड्स को सेल सरफेस पे प्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ हेल्पर टी सेल्स, तो उस वक्त हमें एमएचसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चूँकि यहाँ पे जो पेप्टाइड्स हैं जो कि इंटरनलाइज कर लिए गए थे प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स जो कि कॉन्जुगेटेड थे ऑलरेडी विद हेप्टेन्स, अब उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। सो ये MHC2 प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और MHC2 प्रोटीन का कम्प्लेक्स इन पेप्टाइड्स के साथ जो है वो सरफेस ऑफ सेल पे शो होगा, और हेल्पर टी सेल उसको डिटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल जो है वो अब अल्टीमेटली इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करेगा, और इंटरल्यूकिन्स की प्रोडक्शन जो है वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है, और बी सेल जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और अल्टीमेटली उनकी डिफरेंशिएशन होती है और वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ अब बी सेल्स बनाएंगे ये स्पेसिफिकली अगेंस्ट दोज हेप्टेन्स काम कर सकेंगी जिन्होंने ये सारे का सारा प्रोसेस जो है बी सेल की एक्टिवेशन का किया है अब तक।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैरियर प्रोटीन हेप्टेन के साथ आकर बी सेल सरफेस जो है उसके ऊपर मौजूद आईजीएम के साथ अटैच होती है और अल्टीमेटली बी सेल जो है वो एपिटोप शो करता है कैरियर प्रोटीन्स का, जो कि टीसीआर डिटेक्ट कर लेगा। जो टीसीआर है वो सर्टेनली हेल्पर टी सेल की सरफेस पे मौजूद होता है। और इस केस में आपको मालूम है कि जो क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन है वो शो होगी हमारे बी सेल की सरफेस के ऊपर। ये क्लास 2 एमएचसी प्रोटीन मौजूद है, इसके साथ अटैच होता है ये पेप्टाइड या एपिटोप उस कैरियर प्रोटीन का जो कि कॉन्जुगेटेड थी विद हेप्टेन। जब कैरियर प्रोटीन हेप्टेन के साथ आके यहाँ पे इंटरेक्ट करती है इस आईजीएम के साथ तो इसको इंटरनलाइज किया जाता है, उसके बाद ये बी सेल की सरफेस पे इस तरह से शो होगा। और ये जो एपिटोप है ये कैरियर प्रोटीन का है, इसको आके हेल्पर टी सेल डिटेक्ट करेगा और इसका टीसीआर इसके साथ बाइंड कर जाएगा और अल्टीमेटली जो इंटरल्यूकिन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिसमें इंटरल्यूकिन 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कसेबल हैं। ये जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे जो कि प्लाज्मा सेल में चेंज होंगे और स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो कि इस हेप्टेन के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हेप्टेन्स हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं। फर्स्ट आइडिया जो है वो ये कहता है कि बहुत से हेप्टेन्स डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है या जैसे हमने बात की कि पॉइजन ओक ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे जो हेप्टेन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन्स के साथ आके बाइंड करते हैं और ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं। मतलब हम इसके लिए वेल टॉलरेंट होते हैं। इन प्रोटीन्स के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कभी भी अटैक नहीं कर रहा होता। लेकिन ये जो हेप्टेन्स हैं ये आके हमारी नॉर्मल प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं जो कि टॉलरेंट थी। अब इस अटैचमेंट के बाद जब हेप्टेन और नॉर्मल प्रोटीन आपस में इंटरैक्ट करके कॉन्जुगेट बना देंगे तो अब ये कॉम्बिनेशन इम्यूनोजेनिक हो जाएगा। इम्यूनोजेनिक होने से क्या होगा कि अब इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस होगा। एक्चुअली जो हेप्टेन्स हैं ये प्रोटीन्स को इतना मॉडिफाई कर देंगे कि जब इन हेप्टेन्स का प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन होगा और फिर अल्टीमेटली इसको एमएचसी प्रोटीन के साथ प्रेजेंट किया जाएगा तो ये प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन थी अब वो कॉन्जुगेट कर चुकी है हेप्टेन के साथ और ये कॉन्जुगेट जो है ये कॉम्बिनेशन जो है ये एज अ फॉरेन कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये नॉन सेल्फ कंसीडर होगा। जब ये नॉन सेल्फ कंसीडर होगा तो सर्टेनली इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसको अटैक करेगा। दूसरा आइडिया इसके बारे में ये है कि जो हेप्टेन्स हैं ज़्यादातर यूनिवेलेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसा कि एनाफाइलैक्सिस है, एनाफाइलैक्सिस एक एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए जो IgE है ये एक टाइप की एंटीबॉडी है, ये एडजेसेंट IgEs आपस में क्रॉस लिंक कर जाती हैं और इस क्रॉस लिंकिंग के नतीजे में जो मीडिएटर्स हैं डिफरेंट किस्म के वो रिलीज़ होते हैं और ये मीडिएटर्स जाके क्या करते हैं कि एनाफाइलैक्सिस या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन है। एक यूनिवेलेंट हेप्टेन की अगर हम बात करें तो ये आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं कर सकता। लेकिन जब बहुत सारे डिफरेंट किस्म के हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वो डिफरेंट किस्म की कैरियर प्रोटीन्स के साथ कोवेलेंटली बाउंड हो जाते हैं तो वो आपस में क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो पोलीलाइजीन की है, पेनिसिलाइल पोलीलाइजीन, जिसको कि हम यूज़ करते हैं एक स्किन टेस्ट के लिए। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। अब अगर एक बंदा ऐसा है जो कि एलर्जिक है पेनिसिलिन के लिए और उसको ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन इंजेक्ट कर दी जाए तो सर्टेनली उसकी बॉडी बहुत बुरे तरीके से एलर्जिक रिएक्शन शो करेगी। सो हम उसको पहले चेक कर लेते हैं स्किन टेस्ट के थ्रू
कि क्या इस पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है। सो इसके केस में जो स्किन टेस्ट होता है वो पोलीलाइसिन के थ्रू हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पोलीलाइसिन के अंदर मौजूद हर लाइसिन पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हुआ होता है। ये जो यूनिवेलेंट पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये मल्टीवेलेंट एरे बना देते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं कि IgE मॉलिक्यूल्स की क्रॉस लिंकिंग करते हैं। जितने IgEs एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के साथ, मास्ट सेल्स की सरफेस पे मौजूद ये IgEs जो हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, ये आपस में क्रॉस लिंकिंग करेंगे और उससे मल्टीवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अब इसके नतीजे में जो मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इस क्रॉस लिंकिंग के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं और स्किन के ऊपर व्हील एंड फ्लेयर टाइप का पैटर्न नज़र आता है, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। और उससे स्किन जो है, वो बंदा जो एलर्जिक रिएक्शन शो करता है पेनिसिलिन के लिए, उसकी स्किन पे तो इस तरह से एलर्जी व्हील एंड फ्लेयर की शक्ल में नज़र आएगी। लेकिन ऐसा पेशेंट जो कि पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक नहीं है, उसकी स्किन पे ऐसे व्हील एंड फ्लेयर टाइप अपीयरेंसेस नहीं होती। सो इस तरह से हम बड़ी आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट है जो पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है। किसी भी इम्यूनोजन के इम्यून रिस्पॉन्स को एडजुवेंट्स इन्हेंस करते हैं, लेकिन ये इम्यूनोजन के साथ केमिकली रिलेटेड नहीं होते। यहाँ पे एक बड़ा क्लियर डिफरेंस इनका है। अगर हम बात करें कि कैरियर प्रोटीन्स हैं, तो कैरियर प्रोटीन्स भी इम्यूनोजन के रिस्पॉन्स को इन्हेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हेप्टेन के साथ अटैच हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है काबिल ज़िक्र, वो ये है कि एडजुवेंट कभी भी इम्यूनोजन के साथ उस तरह से कोवलेंटली बाइंड नहीं करता जैसा कि प्रोटीन अपने हेप्टेन के साथ कोवलेंट बाइंडिंग करता है। सो इसका ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है कि एडजुवेंट बिल्कुल अनरिलेटेड रहेगा, केमिकली अनरिलेटेड रहेगा इम्यूनोजन से, लेकिन उसके बावजूद ये उसके इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस करने की कैपेसिटी रखता है। जबकि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो पहले कोवलेंटली बाइंड करते हैं हेप्टेन्स के साथ और उसके बाद जो है वो हेप्टेन्स के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी प्रोड्यूस करती है। एडजुवेंट्स डिफरेंट तरीक़ों से काम करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं कि जैसे एडजुवेंट अगर इंजेक्ट किया है किसी पर्सन को किसी भी एंटीजन के साथ या इम्यूनोजन के साथ, तो ये इम्यूनोजन के रिलीज़ को स्लो कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनोजन रिलीज़ होता रहता है, इसकी वजह से स्टिमुलस प्रोलॉन्ग हो जाता है। स्टिमुलस ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हमें मालूम है कि जैसे कोई इम्यूनोजन आता है तो एपीसीज उसको इनगल्फ करते हैं, उसका अपटेक बढ़ाने के लिए भी एडजुवेंट हेल्प करते हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये इम्यूनोजन को ज़्यादा अपटेक कर सकेंगे। जब इम्यूनोजन ज़्यादा अपटेक होंगे डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, तो उनकी प्रोसेसिंग होगी और अल्टीमेटली उनकी प्रेजेंटेशन होगी इन फ्रंट ऑफ टी सेल्स, तो उस पर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसके अलावा एक और तरीका इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस करने का जो एडजुवेंट्स जिस पे काम कर सकते हैं वो ये होता है कि को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस कर दिया जाए। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट किस्म के सेकेंड सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो एडजुवेंट्स की प्रेजेंस में ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल इंड्यूस होते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आ सकता है। इसके अलावा जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट भी किया जा सकता है डिफरेंट एडजुवेंट्स की मौजूदगी में। मतलब वो एडजुवेंट जाके टॉल लाइक रिसेप्टर की सरफेस पे अटैच होंगे, टॉल लाइक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, एज अ लाइगेंड उसके साथ बाइंड करेंगे और अल्टीमेटली जो पूरा सिग्नलिंग कैस्केड है वो चलेगा। और जो सिग्नलिंग कैस्केड है उसमें सर्टेनली डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो अटैच होंगी, डिफरेंट प्रोसेस होंगे सेल के अंदर, जिसमें फॉस्फोरिलेशंस हो सकती हैं, यूबिक्विटिनेशंस हो सकती हैं एंड सो ऑन। और अल्टीमेट जो एंड रिज़ल्ट होता है टॉल लाइक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन का वो ये होता है कि साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं।
साइटोकाइंस की प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली टी सेल और बी सेल के रिस्पॉन्स को इन्हेंस करने की कैपेसिटी रखती है, जिसकी वजह से किसी भी एंटीजन या इम्यूनोजन के अगेंस्ट टी सेल या बी सेल ज़्यादा इन्हेंस्ड रिस्पॉन्स देंगे। सो एडजुवेंट जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं उनको भी जाकर स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब वैक्सीन किसी भी ह्यूमन को दी जाती है तो अक्सर वैक्सीन्स के साथ एडजुवेंट्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है या डिफरेंट किस्म के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें एज एडजुवेंट वैक्सीन के साथ मिक्स करके तो फिर किसी भी ह्यूमन वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है। उससे वैक्सीन की एफिकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू।